एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री टैक्टिक्स। हमने रिएजेंट्स की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम सारे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स उनके बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब तक 3 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो गई हैं और तीनों ही वीडियोस में हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी किए हैं। लास्ट ईयर या फिर उससे पहले जो भी हमारे 2-3 साल में क्वेश्चंस आए हैं हमारे नेट एग्जाम में, हमने उनको स्टडी किया है, उनको कवर कर लिया है और उनसे रिलेटेड जो भी हमारे वो ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट थे वो हमने स्टडी कर लिए हैं। तो आज की क्लास में हम एक नया रिएजेंट पढ़ने वाले हैं और ये रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। काफी सारे क्वेश्चंस इसमें एग्जाम में आए हुए हैं। प्रीवियस ईयर्स में अगर देखें तो काफी क्वेश्चंस आए हुए हैं इस वाले रिएजेंट से रिलेटेड। तो ये वाला रिएजेंट कौन सा है, बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इसके बारे में। ये है शॉर्ट फॉर्म मेटा सीपीबीए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग हमारा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो मेटा सीपीबीए, इसकी अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड ये होता है। ठीक है, ये वाला हमारा रिएजेंट है आज की क्लास का टॉपिक। तो मेटा सीपीबीए अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर की, ये क्या काम करता है, किस तरीके से ये हमारा वर्क करता है, उसको स्टडी करने से पहले इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। देखो इसमें कहा है मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, यानी इसकी मेटा पोजीशन पे तो होने वाला है हमारा क्लोरीन। यहां पे ये वाली मेटा पोजीशन होगी, यहां पे आ गया क्लोरीन पर बेंजोइक एसिड। जब भी किसी आप नेम में पर वाला ये देखो ना, पर इसका मतलब होता है एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। जैसे कि हमारे पर एसिटिक एसिड अगर की बात करें, पर एसिटिक एसिड, तो वो क्या होता है हमारा, वैसे नॉर्मल CH3COH होता है एसिटिक एसिड, लेकिन पर एसिटिक एसिड के केस में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाता है। इसी तरीके से हम बात करते हैं परोक्साइड्स की। जैसे कि हाइड्रोजन परोक्साइड होता है ना, हाइड्रोजन परोक्साइड क्या होता है H2O2, इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे जो भी पर एसिड की बात हो रही है, परोक्साइड की बात हो रही है, पर कहीं पर भी वर्ड अगर दिख रहा है दैट मीन्स वहां पर एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन और फिर यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है हमारा बेंजोइक एसिड होता है ना, हमारा सिंपल बेंजोइक एसिड की अगर बात करें तो COH होता है। यहाँ पर एक तो मेटा पे क्लोरो आ गया और दूसरा पर लगा हुआ है, तो यानी बीच में एक ऑक्सीजन ऐड होना है इसमें। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन से बन जाता है ये पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब ये वाला जो हमारा रिएजेंट है, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है ऑक्सीजन, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है क्योंकि ये सेंटर को इलेक्ट्रोफिलिक बना रहा है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन रिच साइट चाहिए होगी रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन रिच साइट जहां दिखेगी वहां पर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो रिएजेंट है वो अटैक करेगा। अब इसका काम क्या होता है, देखो इसके ना 2 काम होते हैं, इसके 2 काम होते हैं। अगर हम इसका देखें सबसे पहले, एक तो ये इपोक्साइड्स बनाता है, इपोक्साइड्स बनाता है। दूसरा ये करता है हमारा बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन मतलब यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाती है। ठीक है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं इपोक्साइड्स की। तो इपोक्साइड्स के केस में क्या होगा, जो भी हमारे एल्कीन दिखेगी हमें, और एल्कीन भी कौन से वाली, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि इलेक्ट्रॉन रिच साइट पे अटैक करता है, तो यहां पर हमें क्या चाहिए होगी, एक इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन, यानी जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी, जिसपे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए होंगे, वो हमारी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन होगी। इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन को चेंज कर देंगे इपोक्साइड में, इससे मेटा सीपीबीए से। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख दूं, इससे ही चेंज हो गए इपोक्साइड्स में। इपोक्साइड्स क्या होते हैं, जो भी हमारी एल्कीन होगी उस एल्कीन पे, मान लो इस तरीके से एल्कीन दी हुई है, तो इस एल्कीन पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन इस तरीके से अटैच हो जाएगी। ठीक है, ये इपोक्साइड होते हैं।
इनको हम ऑक्सीरेंस भी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीरेंस, ठीक है। तो एक तो मेटा सीपीपी ये वाला काम करता है, जो भी इसको एल्कीन दिखती है उस पे ये इपॉक्साइड कर देता है। दूसरी चीज है कि ये बेरविलिगर ऑक्सीडेशन करता है, यानी जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप दिख रहा है आपको, जो भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, जैसे कि एल्डिहाइड हो गए या फिर कीटोन हो गए, इन एल्डिहाइड कीटोन ग्रुप को किसमें चेंज करता है मेटा सीपीपी, एस्टर्स, ठीक है, एस्टर्स में कन्वर्ट कर देता है बाय एडिंग वन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन। यानी जो भी हमारा, मान लो ये कीटोन ग्रुप दिया हुआ है आपको, इस तरीके से कार्बोनेट ग्रुप अटैच है, तो मेटा सीपीपी क्या काम करेगा, यहाँ पर एक ऑक्सीजन को ऐड कर देगा, तो ये एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा यानी एस्टर ग्रुप, तो इस तरीके से वर्क करता है, राइट। तो हम सबसे पहले हम इपॉक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम बेरविलेगर ऑक्सीडेशन पे आएंगे, ठीक है। ये इसका इंट्रो हो गया कि इस तरीके से होता है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। ये सबसे सिंपल इसका एक एग्जांपल हमने लिया है, मेटा सीपीबीए, इसी नाम से लिखा मिलेगा मेटा सीपीबीए, या मेटा क्लोरोकार्बोक्सिलिक एसिड, इतना बड़ा तो नहीं लिखेंगे, ये भी दे सकते हैं और आपको इसके स्ट्रक्चर भी दे सकते हैं, स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनी हुई मिल सकती है। तो आपको ध्यान रखना है कि स्ट्रक्चर किसकी है, मेटा सीपीबीए की है, तो हमें क्या काम करना होगा, इपॉक्साइड बनाने होंगे। तो हमें कहा कि एल्कीन पे और इपॉक्साइड बनाता है, तो कौन सी एल्कीन पे, इलेक्ट्रॉन रिच पे, ये वाली है, ये वाली इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे अल्काइल ग्रुप अटैच हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो ये इस वाली एल्कीन को इलेक्ट्रॉन रिच बनाएंगे। दैट मीन्स इस इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन पे हमारी रिएक्शन होने वाली है, और यहाँ पे हमारे ये दो मिथाइल ग्रुप ऑलरेडी हैं, तो ये इस तरीके से अटैच होने वाले हैं, ठीक है, ये बनते हैं इपॉक्साइड। और यहाँ पर सिन एडिशन ही होता है, क्योंकि इपॉक्साइड बनाने हैं तो सिन एडिशन तो करना ही पड़ेगा, एक साइड ही होंगे दोनों, ठीक है। अब ये जो ग्रुप लगा है ऑक्सीजन, हो सकता है कि ये इस तरीके से लगा हो, या फिर ये भी हो सकता है ये इस तरीके से लगा हो, ठीक है। तो मेटा सीपीबी में मेन बात क्या होती है, देखो स्टीरियो केमिस्ट्री का मेन रोल होता है यहाँ पर। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आपको ये तो पता है कि मेटा सीपीबी इपॉक्साइड बनाता है, लेकिन वो किस तरीके से इपॉक्साइड बनाएगा, वहां पर अटैक कौन सी साइड से होगा, अप साइड से बनाएगा या बिलो साइड से बनाएगा, यानी कि उसकी स्टीरियो मेन हो जाती है, तो उसके बेस पे काफी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी साइड से अटैक होगा। तो यहाँ पर तो दोनों तरीके से हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। आगे हम कुछ और एग्जांपल करेंगे जिसमें हम स्पेशली देखेंगे कि ये किस टाइप से अटैच होंगे, कौन सी वेज से या डैश पोजीशन से इपॉक्साइड बनेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और मेन है, जो भी हमारी सिस एल्कीन होगी वो सिस प्रोडक्ट ही बनाएगी, ठीक है, जो सिस एल्कीन होगी वो सिस प्रोडक्ट ही बनाएगी। जैसे कि ये वाली एल्कीन मान लो, ये दिया हुआ है, तो ये वाली एल्कीन क्योंकि ये सिस है तो ये सिस की प्रोडक्ट बनाएगी, ठीक है, चाहे ये वेज से हो जाए, इधर की साइड से बना दे, या फिर इधर की साइड से, ठीक है। सिस है तो सिस ही प्रोडक्ट आएगा। सिमिलरली अगर ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन दी हुई है तो ट्रांस ही प्रोडक्ट मिलेगा, ये इस तरीके से अगर ट्रांस दी हुई है तो फिर इससे हमारा प्रोडक्ट भी क्या बनेगा, ट्रांस ही बनेगा।
ठीक है। तो जिन रिएक्शंस में कोई एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, यानी सिस है तो सिस ही बन रहा है, ट्रांस है तो ट्रांस ही बन रहा है, इस टाइप की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस। तो ये जो एग्जांपल्स हैं हमारे, ये हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन के, जहां पर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मेटा सीपीबीए दिया हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पर या तो इपोक्साइड बनेंगे या फिर बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन होगा। बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन का तो यहाँ चांस नहीं है क्योंकि कोई कार्बोनेट ग्रुप यहाँ नहीं दिख रहा है, सिर्फ एल्कीन दिख रही है, यानी इपोक्साइड होना है किसी एल्कीन पे। इन दोनों में से कौन सी एल्कीन पे होगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है और इसी से आंसर निकलेगा। तो कौन सी एल्कीन आपको दिख रही है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच, हमें सिर्फ वो देखना है। अब इस वाली एल्कीन में देखो, यहाँ 2 H ग्रुप अटैच हैं और एक H यहाँ पर है। इस वाली की अगर बात करें, यहाँ तो कोई H नहीं है, सिर्फ एक H यहाँ पर प्रेजेंट है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कैसी एल्कीन है, ये है हमारी मोनो सब्स्टिट्यूटेड, क्योंकि इस पे ऑलरेडी 3 H तो प्रेजेंट है, सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट तो एक ही लगा हुआ है ना ये। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ग्रुप तो एक ही है, कार्बन यहीं पर अटैच है, बाकी सब पे तो H है। इस वाली में देखो, यहाँ पर अगर इस बात करें तो एक CH3 ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, सिर्फ एक H प्रेजेंट है यहाँ पर। ठीक है, तो इस पे हमारे 3 सब्स्टिट्यूएंट दिख रहे हैं हमें। तो ये वाली एल्कीन कैसी है हमारी, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड। तो जो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन लगे हुए होंगे, जो जितनी ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होगी उसी पे इपोक्साइड बनेंगे, राइट। तो इपोक्सीडेशन कहाँ होगा, इस वाली एल्कीन पे। ये है हमारी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन। बाकी ये सेम। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चंस करने होते हैं। मेटा सीपीबीए के केस में बस देखना होता है कि कौन सी इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, उस पे इपोक्साइड बना दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी हमें क्या देखना है, क्योंकि इसमें भी हमारे एस्टर ग्रुप है ऑलरेडी, कीटोन या एल्डिहाइड तो नहीं है, तो यहाँ पे बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन तो नहीं हो सकता। सिर्फ हमारी ये 2 एल्कीन दी हुई है, इनमें हमें देखना है कि किसका इपोक्सीडेशन होगा। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच कौन सी होगी, देखो ये वाला जो ग्रुप है ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एक तरीके से देखो तो माइनस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये वाली इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाती है, तो इसलिए इस वाली का हमारा हो जाएगा इपोक्सीडेशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें देखना है क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखो वैसे तो एक ही एल्कीन है, इसी एल्कीन पे इपोक्सीडेशन होना है। ये क्वेश्चन इसलिए आ जाएगा हमारा कि ये सीधा सीधा आंसर आ रहा है कि इस तरीके से एक ही एल्कीन है, उसी पे इपोक्सीडेशन हो जाएगा। पर क्या लगता है कि इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में, क्या इतना सिंपल आपको दे देंगे कि बस इसका इपोक्सीडेशन कर दिया? नहीं, वहां पर स्टीरियो को मेंशन करना होगा। तो आपको 2 चीजें मिलेगी कि या तो इस वाले को हमने वेट से दिखाया है, वेट से हो रहा है, या फिर जो इपोक्सीडेशन है वो डैश पोजीशन से हो रहा है। ठीक है, तो एग्जाम में आपको अगर ये क्वेश्चन दिया जाएगा तो फिर उसके ऑप्शंस में इस तरीके से दिया जाएगा कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो
बनने वाला है। तो यहां पर अगर हम बात करें तो इसमें दोनों ही प्रोडक्ट बनेंगे, इसमें ये भी बनेगा और ये भी बनेगा, लेकिन एक प्रोडक्ट मेजर होगा, एक माइनर होगा। तो यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट मेजर या माइनर होगा ये डिसाइड करेंगे यहाँ पर जो ग्रुप अटैच है, इस पोजीशन पे जो स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल है उससे डिसाइड होगा। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस है तो फिर तो बिलो साइड से अटैक होगा, बिलो साइड से इपोक्साइड बनेगा, और अगर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं दिख रही है फिर ये ऊपर से हो सकता है अटैच। तो यहाँ पर क्या स्टेरिक हिंड्रेंस है वो कैसे डिसाइड होगा, यहाँ पर जो ग्रुप लगा होगा, यहाँ पर सिर्फ 2 H ग्रुप दिख रहे हैं, इतने बड़े नहीं है, बल्कि ग्रुप्स नहीं है, तो यहाँ पर जो अटैच हो सकता है, इपोक्साइड बन सकता है, वो ऊपर की साइड से बन सकता है। तो यानी इस केस में ये वाला प्रोडक्ट मेजर है और ये वाला माइनर है। ठीक है, प्रोडक्ट दोनों बनने वाले हैं, प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे, लेकिन एक मेजर होगा और एक माइनर होगा। तो अब जो रिएक्शंस, जिन रिएक्शंस में हमारे एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं, एक मेजर और एक माइनर, उस तरह की रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस। अभी स्टीरियो स्पेसिफिक का एग्जांपल देखा था हमने। स्टीरियो स्पेसिफिक के केस में क्या था कि एक स्पेसिफिक एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, सिस है तो सिस, ट्रांस है तो ट्रांस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। ठीक है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन का एग्जांपल। अब मान लो इसी क्वेश्चन में अगर यहां पर इस तरीके से ग्रुप अटैच होते, एक CH3, या तो एक होता है 2 ही CH3 होते, तो क्या हो जाएगा CH3 ग्रुप के आने से, बल्कि ये बल्कि बन जाएगा। तो अब ये वाला प्रोडक्ट मेजर कौन सा हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा और ये वाला माइनर, क्योंकि अब बिलो साइड से इपोक्साइड बनेगा। ठीक है, तो यहां पर हिंड्रेंस एक फैक्टर है, इसको ध्यान रखना है इस तरह की जब भी आपको दी जाएगी स्ट्रक्चर। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर ये ग्रुप दिए हुए हैं आपको, तो होना क्या है, बनना तो इपोक्साइड है, क्योंकि सिर्फ एल्कीन हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, एल्कीन का ही काम है यहाँ पर, उसी से इपोक्सीडेशन कराना है, तो हम सिंपल इसका इपोक्सीडेशन करा देंगे। लेकिन क्या इतना इजी होगा ये कि बस डायरेक्टली इपोक्सीडेशन कर दो, नहीं, यहाँ पर भी स्टीरियो की बात आएगी, इसकी आपको स्टीरियो भी बतानी होगी कि ये कौन सी साइड से इपोक्सीडेशन होगा, इपोक्सीडेशन वेज साइड से होगा या डैश पोजीशन से होगा, यानी कि ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है या फिर ये वाला प्रोडक्ट। अब कैसे डिसाइड करोगे इसमें कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। देखो यहां पर दोनों तो नहीं बन सकते, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है, यहां पर दोनों प्रोडक्ट नहीं बन सकते, एक ही बनेगा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है ये, एक ही प्रोडक्ट बनना है। तो कैसे पता चलेगा कौन से वाला प्रोडक्ट बनेगा, तो देखो यहाँ पर ये OH ग्रुप दिया हुआ है, ये OH ग्रुप डिसाइड करेगा कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनना है। OH ग्रुप क्या है, यहाँ पर देखो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन है और हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर इनके बीच में होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है, इसी से डिसाइड होगी इसकी स्टीरियो। तो जहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजीली हो जाएगी वही हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि ये हमारा वेज साइड में है, ऊपर की साइड है। ठीक है, और ये जो हमने इपोक्साइड बनाया ये भी ऊपर की साइड बनाया। मान लो कि ये हमारी बेंजीन रिंग है, इस पे OH ग्रुप ऊपर की साइड लगा हुआ है और ये इपोक्साइड भी ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजिली कर पाएंगे। इस वाले केस में क्या हो रहा है, इपोक्साइड नीचे की साइड हो रहा है, तो यहां से कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, नहीं है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर हो सकती है इजिली वही आंसर होगा। तो यहां पर क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इजी हो जाएगी तो फिर ये वाला प्रोडक्ट इसका मेजर होगा, ये नहीं बनेगा। ठीक है, ये चीज होती है। अब इसी तरीके से हम अगर
इसी में एक और एग्जांपल ले लें, अगर इस वाले ग्रुप में OH की जगह होता OCH3 ग्रुप, तब हम कौन सा प्रोडक्ट बनाते? अब क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अब यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो फिर ये वाला आंसर कौन सा पॉसिबल हो जाएगा? अब ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं है तो फिर बैक साइड से अटैक होगा, तो ये वाला आंसर आएगा फिर, ना कि ये, ठीक है। तो इस तरीके से डिसाइड करते हैं हम स्टीरियो को, ओके। तो ये तो हुआ इपोक्साइड के कुछ एग्जांपल्स। अब इपोक्साइड जैसे बनते हैं हमारे, हमने कहा मेटा सीपीबी हमारे इपोक्साइड्स बनाता है एल्कीन पे, लेकिन सिर्फ मेटा सीपीबी नहीं होता जो इपोक्साइड बनाता है, कुछ और रिएजेंट्स भी होते हैं जो इपोक्सीडेशन करते हैं। वो कौन से होते हैं, अब उनको स्टडी करते हैं। अदर इपोक्सीडेशन रिएजेंट्स, कौन कौन से रिएजेंट होते हैं जो इपोक्सीडेशन कर सकते हैं? एक तो हो सकता है परऑक्सीबेंजोइक एसिड, जितने भी हमारे परऑक्साइड्स होते हैं, पर एसिड्स होते हैं, वो हमारे क्या कर सकते हैं? इपोक्सीडेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल परऑक्सीबेंजोइक एसिड हो गया, पर ऑक्सी एसिटिक एसिड हो गया, या फिर ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड हो गया, या फिर इसमें आता है DMDO, एक ये भी रिएजेंट होता है, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन। इसमें एक होता है हमारा H2O2 NaOH के साथ, ये भी इपोक्साइड बनाता है। और लास्ट में आता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन। ठीक है, ये कुछ रिएजेंट्स हैं जो इपोक्सीडेशन करते हैं। इसमें शार्पलेस एसिमेट्रिक इपोक्सीडेशन ये इंपॉर्टेंट होता है, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, पहले इनको देख लो क्या होते हैं। पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड, क्योंकि बेंजोइक एसिड की स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से COH, लेकिन यहां पर क्योंकि पर ऑक्सी है तो एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये स्ट्रक्चर किसकी बनती है? हमारे पर ऑक्सी बेंजोइक एसिड की। तो अगर कहीं ये दिया हुआ है तो ये क्या करेगा? इपोक्साइड करेगा। उसके बाद है पर ऑक्सी एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है, पर लग गया पर ऑक्सी, मतलब एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन आ जाएगा, तो ये पर एसिटिक एसिड हो गया। अब ट्राइफ्लोरो पर ऑक्सी एसिटिक एसिड क्या होगा? ट्राइफ्लोरो, यानी अब जो हमारा ये CH3 था उसकी जगह CF3 हो जाएगा। ठीक है, तीन फ्लोरोफ्लोरीन, तीन फ्लोरीन आ जाएंगे और ये हो जाएगी स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद हमारा डाइमिथाइल डाइऑक्सीरेन, इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से होती है। ठीक है, डाइमिथाइल, दो मिथाइल ग्रुप है, और डाइऑक्सीरेन, तो ये इस तरीके से हमारा बन जाता है, क्योंकि इस इपोक्साइड को हम ऑक्सीरेन भी बोलते हैं ना, तो ये हमारा ऑक्सीरेन है, यहाँ दो ऑक्सीजन, तो इसलिए डाइऑक्सीरेन। एक ये होता है, ये तो पता ही है, इसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इनको ध्यान रखो। ठीक है, अगर कहीं पे आपको ये रिएजेंट दिए हुए हैं तो यानी एल्कीन का इपोक्सीडेशन करेंगे। अब इसमें ये वाला जो ग्रुप होता है ना H2O2 NaOH, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये क्या काम करता है? हमारे जो भी हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन्स होती हैं, या फिर हम कह लें कि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड
एल्कीन जो होती है उस पे रिएक्शन होती है। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड से मतलब जो भी हमारा CO ग्रुप है उसके साथ में जो हमारी इस तरीके से अटैच होगी, यानी ये जो हमारी अल्फा और बीटा पोजीशन पे जो डबल बॉन्ड अटैच है उस पे हमारा होगा क्या, इस तरीके से इपॉक्सीडेशन। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करना इजी है। इसका काम होता है जो हमारी कॉन्जुगेटेड एल्कीन है उसको इपॉक्सीडेशन करना। ठीक है, तो अब लास्ट ये आता है शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन। इसको करते हैं हम थोड़ा डिटेल में क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट और इसमें कुछ रिएजेंट भी अलग अलग यूज होते हैं। शार्पलेस एसिमेट्रिक इपॉक्सीडेशन है तो इपॉक्सीडेशन ही, ठीक है, लेकिन किसका इपॉक्सीडेशन होता है, इसमें एलाइनिक अल्कोहल होना चाहिए, एलाइनिक अल्कोहल होना चाहिए, यानी कि इस तरह की कोई पोजीशन। ठीक है, तो इस तरह की एल्कीन को ये इपॉक्साइड बनाता है जिसके साथ में इस तरीके से एलाइनिक पोजीशन पे अल्कोहल अटैच हो। ठीक है, एक तो ये इसकी पहचान हो गई। दूसरा, इसमें जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे, इसमें जो हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होंगे वो कुछ डिफरेंट होंगे। कौन से होंगे, इसमें पर एसिड ये वाले यूज नहीं कर रहे हैं हम, जो भी हमने स्टडी किया उनसे डिफरेंट होंगे। टर्शरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोपरऑक्साइड। तो इसमें ये वाला जो पर एसिड है ये यूज होता है परऑक्साइड। ठीक है, साथ में इसके साथ में और क्या यूज होता है, टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। टाइटेनियम टेट्रा आइसोप्रोपोक्साइड। और साथ में इसके एक और चीज होती है डाइइथाइल टार्ट्रेट, और यही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमें देखना है। बाकी चीजें तो जो है ठीक है ये होंगी हमारी, लेकिन आपको अगर कहीं पे ये लिखा हुआ मिल जाए तो ये हमारा होगा सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसी से हमें पहचान होगी कि हमें ये कराना है इसका इपॉक्सीडेशन। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे कैटलिस्ट। तो हम ये कह सकते हैं जब हमारा एलाइलिक अल्कोहल होगा उसके साथ में प्लस कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्लस कुछ कैटलिस्ट और वो मिलके बनाएंगे इपॉक्साइड्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो डाइइथाइल टार्ट्रेट है ये एक कायरल कंपाउंड है और ये हमारा दो फॉर्म में रहता है। इसको हम शॉर्ट में DET लिखते हैं। तो एग्जाम में ना आपको ये DET लिखा हुआ मिलेगा, डाइइथाइल टार्ट्रेट। ठीक है, DET का मतलब डाइइथाइल टार्ट्रेट। तो ये फुल फॉर्म नहीं, सिर्फ ये इतना लिखा हुआ मिल सकता है, मिलता ही है, इतना ही लिखा हुआ मिलता है। ठीक है, प्लस और माइनस दोनों का मतलब क्या है कि प्लस का मतलब प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये
राइट साइड में रोटेट कर देता है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, इसलिए प्लस डीईटी और माइनस डीईटी। तो इन दोनों से ही बहुत कुछ डिसाइड होगा कि आपको अगर क्वेश्चन में प्लस डीईटी दिया हुआ है तब किस तरीके से इपॉक्सीडेशन करेंगे। मेनली करना तो इपॉक्साइड ही है, बट उसकी स्टीरियो क्या होगी वो बताना यहाँ पर मेन चीज है कि हमारा जो इपॉक्साइड बनेगा वो ऊपर की साइड से बनेगा या फिर बिलो साइड से बनेगा, ठीक है, वेज से या फिर डैश पोजीशन से। उसी को बताने के लिए यूज होते हैं ये प्लस डीईटी एंड माइनस डीईटी, राइट। तो अगर हमारा ये जो एलाइलिक अल्कोहल होगा, हमें इस एलाइलिक अल्कोहल को क्या करना होगा, सबसे पहले तो इसको वर्टिकल पोजीशन में लाना होगा। जो भी ये होगा इसको रोटेट करके हमें वर्टिकल बनाना होगा। तो अगर हमारा ये इस तरीके से दिया हुआ है और इसको हम रोटेट कर दें वर्टिकली, तो ये किस तरीके से बनेगा। इमेजिन करो कि ये वाला पार्ट जो है इस तरीके से घूम गया और ये कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। इसको अगर आप ऐसे करोगे तो ये सेम स्ट्रक्चर आएगी ना। इसको आपने ऐसे किया तो ये इस तरीके से रोटेट होगा, ये वाला पार्ट हमारा इस तरफ जाएगा और ये OH इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसको आपको देखना है कि ये जो वर्टिकली आप इसको लगा रहे हो तो ये किस साइड बन रहा है हमारा। जैसे ये हमारी एल्कीन थी, तो ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है ये किस साइड लगा हुआ है, राइट साइड, और इधर का जो H है वो क्या है, लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड। तो अगर ये हम वर्टिकल करें या फिर ऐसे भी देख सकते हो आप, अगर ऐसे देखोगे तो उसमें राइट लेफ्ट देख लो इस तरीके से, या फिर आप इसको वर्टिकली दिखा दो रोटेट करके, फिर आपको थोड़ा और इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है ये लेफ्ट साइड में है और ये जो एलाइलिक पोजीशन पे अल्कोहल है ये राइट साइड में है। तो अगर ये वाली पोजीशन हमारी राइट साइड में है, ये अगर राइट साइड में है और साथ में आपको प्लस डीईटी दिया हुआ है, तो जो इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो वेज साइड से बनेगा, ठीक है। अब ये बात मेन होती है यहाँ पर, सिर्फ ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। राइट साइड में अगर प्लस डीईटी हुआ तो वेज से होगा अटैक और नहीं तो डैश, अगर माइनस है तो डैश। वहीं पे अगर ये लेफ्ट साइड में हो जाए एलाइलिक अल्कोहल, तब साथ में देख लो अगर प्लस डीईटी है या माइनस डीईटी है तब अपोजिट हो जाएगा ये, तब ये डैश पोजीशन से अटैक करेगा और ये वेज से। बस ये चीज ध्यान रखनी है। तो कोई एक चीज याद रख लो, बस ये चीज याद रख लो कि राइट है प्लस डीईटी है तो वेज होगा, राइट साइड है राइट साइड है, राइट साइड में प्लस होता है, अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट करते हैं तो प्लस होता है। तो अगर राइट में है अल्कोहल और ये भी राइट है तो फिर वेज से होगा, ठीक है। माइनस है तो डैश, बस। बाकी तो ये आप अपने आप कर लोगे, सिर्फ एक लाइन याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। राइट वेज। कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसके। तो अब यहाँ पे क्या देखना है आपको, देखो इस क्वेश्चन में एलाइलिक अल्कोहल दिया हुआ है, तो जैसे अभी हमने किया था कि एलाइलिक अल्कोहल है हमारा किस साइड में होना चाहिए, राइट साइड में है या लेफ्ट में है ये देखना है। तो ये हमारा किस साइड में है, राइट साइड में। आप इसको वर्टिकली करोगे तब भी राइट में रहेगा, और यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो यानी अटैक कौन सी साइड से होने वाला है, वेज। तो यहाँ पर जो बनने वाला है हमारा इपॉक्सीडेशन होने वाला है वो कौन सी पोजीशन से होगा, वेज से, ठीक है। ये फाइनल आंसर। वहीं पे अगर माइनस हो जाए तो क्या होगा, ये डैश पोजीशन से आ जाएगा, ठीक है। बस ये डिसाइड करना था इसमें। तो क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको इस वाली चीज पे ही फोकस करना है कि प्लस डीईटी दिया हुआ है या माइनस डाइथाइल टार्ट्रेट दिया हुआ है, ठीक है। माइनस है तो इस तरीके से, प्लस है तो इस तरीके से, और साथ में ये भी देखना है कि एलाइलिक अल्कोहल कौन सी साइड है, ठीक है। अब ये तो हो गई इपॉक्साइड की बात, क्योंकि मेटासीपीबी दूसरा काम भी करता है, वो है बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन। तो अब उसको भी देख लेते हैं। दो साइंटिस्ट थे, उनके नाम पर बेयर-विलेगर ऑक्सीडेशन इसका नाम है।
अभी हमने कहा था कि क्या करते हैं, हमारे जो भी कीटोन ग्रुप देखेंगे तो उसको चेंज कर देंगे एस्टर में या फिर साइक्लिक एस्टर में। साइक्लिक एस्टर जिनको हम लैक्टोन्स भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके से चेंज कर देते हैं। और मेनली यहां पर रिएजेंट कौन सा होता है, मेटा सीपीबीए। इसके मेटा सीपीबीए तो है ही, साथ में और भी कुछ यूज कर सकते हैं हम, और वो है हमारा ट्राइफ्लोरो परऑक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है। अगर ये दिया हुआ है तो ये भी बियर-विनेगर ऑक्सीडेशन कर सकता है। कुछ पर एसिड्स भी ऐसे होते हैं जो करते हैं बियर-विनेगर ऑक्सीडेशन, जैसे कि ये, ठीक है। बात हम सिर्फ मेटा सीपीबी की कर रहे हैं, तो पहले हम इसी के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि किस तरीके से हमारे कीटोन को एस्टर में चेंज करेंगे। ये गिवन है, तो क्योंकि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ इपोक्साइड तो नहीं बनेगा, लेकिन मेटा सीपीबीए जरूर है। तो इसका एक काम और होता है बियर-विनेगर ऑक्सीडेशन करना। तो ये ऑक्सीडेशन करता है, यानी इस कीटोन को ये एस्टर ग्रुप में चेंज कर देगा। अब ये साइक्लिक एस्टर में चेंज करेगा, तो ये क्या कर सकता है, यहाँ पर देखो, साइक्लिक एस्टर में चेंज करना, यानी यहाँ पर एस्टर कैसे बनेगा, जब हमारे कीटोन में एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ये एस्टर बन जाता है। अब ये ऑक्सीजन इधर भी ऐड हो सकता है और इधर भी हो सकता है, बात तो दोनों से हो सकती है। तो यानी सेम यहीं पे कंडीशन है कि ऑक्सीजन इस साइड भी ऐड हो सकता है और इस साइड भी ऐड हो सकता है। कहाँ ऐड होगा, अब यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनने वाला है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो ये बनने वाला है, यानी ये वाला ऑक्सीजन इधर की साइड लगने वाला है और इधर की साइड लगने वाला है, इस तरीके से बनने वाला है। तो ये कैसे डिसाइड होगा, इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि कौन सी साइड जो है वो ज्यादा स्टेबल है। देखो यहां पर अगर हम बात करें इस कार्बन की और इस कार्बन की, तो ये कार्बन है हमारा टर्शरी कार्बन, क्योंकि ये 3 कार्बन से अटैच है। ये वाला हमारे 2 कार्बन से अटैच है, तो ये कैसा हुआ, सेकेंडरी। तो क्योंकि यहाँ पर टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में टर्शरी कार्बन ज्यादा स्टेबल है, तो इसलिए इस वाली साइड पे हमारा क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन। तो ये वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। इस तरीके से हमें बनाने होते हैं। तो ये साइक्लिक एस्टर हमारा बन गया, ठीक है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें बताओ, देखो ऑक्सीजन कार्बोनेट ग्रुप दिया हुआ है, कीटोन बनेगा तो साइक्लिक एस्टर ही हमारा, तो ऑक्सीजन लगना है इसके पास। अब या तो इधर की साइड लगे या फिर इधर की साइड लगे, तो इसमें भी क्या कंडीशन होगी, सेम वही। इस कार्बन को देखो टर्शरी कार्बन है और इसको देखो तो सेकेंडरी है, तो यानी यहां लगना चाहिए और यहीं पर ही लगता भी है। ये डबल बॉन्ड O है और एक ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से बन जाता है हमारा साइक्लिक एस्टर। अगर ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया होता, यहां पर डबल बॉन्ड O होता, तब क्या करते हम, ये इस केस में यहां पर ऑक्सीजन आ जाता ऐसे, ठीक है। सॉरी, ऐसे, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें कि यहाँ पर एक CH3 ग्रुप लग गया, 2 CH3 तो यहाँ पहले से थे,
इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जो हमें बनाना था वही बनाया। लेकिन अगर यहाँ पर एक CH3 ग्रुप आ गया तो अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो यहाँ पर अब स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, देख रहे हो, अब यहाँ पर CH3 ग्रुप की वजह से हिंड्रेंस हो गई। तो बनना तो यही चाहिए था, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है हमारा वो ज्यादा स्टेबल हो रहा है, लेकिन ये ऐसे बनता नहीं है। तो इसका जो आंसर आता है वो ये आता है। ठीक है, तो इन चीजों से फर्क पड़ता है जो आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बेरविलेगर ऑक्सीडेशन इस तरीके से। तो हमने एक ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया, बेरविलेगर ऑक्सीडेशन भी पढ़ लिया। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक क्वेश्चन, जिसमें हमने मेटा CPBA को यूज करना है और फिर बताना है आंसर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है प्रीवियस ईयर में, लास्ट ईयर ही आया हुआ है, 2023 में जून का जो एग्जाम हुआ था नेट का उसमें आया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, इसके ना दो पार्ट थे हमारे, इसमें हमें दो प्रोडक्ट बनाने थे। एक तो मेटा CPBA से क्या प्रोडक्ट बनेगा इसको बताना था, और दूसरा हमें यहाँ पर दिया हुआ था NBS। ठीक है, ये क्या होता है हमारा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड। एन ब्रोमो सक्सिनामाइड, और ये होता है सोर्स ऑफ ब्रोमीन, यानी यहां से हमें ब्रोमीन मिलता है और ब्रोमीन की रिएक्शन होती है एल्कीन पे। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर मेटा CPBA इपोक्साइड बनाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड होगा, इस वाले केस में ब्रोमीन ऐड होगा। लेकिन हमें ये बताना है कि दोनों की स्टीरियो क्या होगी। दोनों हमारे ऑप्शंस में हमारे दोनों तरह के दिए हुए थे, स्टीरियो के वेज से भी और डैश पोजिशन से भी, तो हमें बताना था कौन सा आंसर किसका होगा। तो इसमें देखो सबसे पहले तो इसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस करें तो वो तो कहीं हो नहीं रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो रही है, और क्योंकि ये दोनों ग्रुप हमारे ऊपर की साइड है और हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा इपोक्साइड बनेगा वो वेज से बनेगा, सॉरी डैश पोजीशन से बनेगा। यहाँ पर जो ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है, यहां पर जो ये बनेगा इपोक्साइड ये हमारा आएगा डैश पोजीशन से। ठीक है, तो इसका तो आंसर ये वाला होने वाला है। अब हम NBS के केस में क्या करते हैं, देखो क्योंकि यहां पर भी सेम वही बात होगी कि जो हमारा टर्शियरी ब्यूटाइल है और मिथाइल है दोनों ही ऊपर की साइड है, तो यहाँ पर हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए जो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड होगा इस बार ब्रोमीन पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये जो ब्रोमीन ऐड हुआ है ये हमारा कहां से ऐड होने वाला है, डैश पोजीशन से। जैसे हमने इपोक्सीडेशन उसमें किया ऐसे ये भी कर रहे हैं। ठीक है, NBS हमारा एन ब्रोमो सक्सिनामाइड सोर्स ऑफ Br। अब इतना तो ठीक है, लेकिन अभी इसमें नेक्स्ट स्टेप भी दिया हुआ है हमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप भी दिया हुआ है, और नेक्स्ट स्टेप पहले हमारा NBS था, उसके बाद ही H2O भी दिया हुआ है। तो अब इस H2O का भी कुछ ना कुछ काम होगा यहाँ पर, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर्स, तो ये जो लोन पेयर्स हैं ये हमारे इस वाली पोजीशन पे अटैक करेंगे। अब ब्रोमीन पे पॉजिटिव है, ये स्टेबल तो नहीं बना है कंपाउंड हमारा, इसको स्टेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये जो वाटर होता है ये इस पोजीशन पे रिएक्ट करता है और ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन ने अटैक किया है लोन पेयर्स ने, ये दोनों साइड से पॉसिबल है, इधर से भी पॉसिबल है और इधर से भी, यानी फर्स्ट सेकंड दो कंडीशन यहाँ पर हो सकती है, या तो ये इधर से हो जाए या इधर से हो जाए। तो इसको अगर हम देखें, पहले हमने अगर फर्स्ट पोजीशन मानी तो यहाँ पर तो ये सेम आपका टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप है। इस वाली पोजीशन में अगर आपने यहां से ऐड किया तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये तो सेम रहेगा, ये वाला ग्रुप तो सेम रहेगा Br, लेकिन ये ब्रेक हो गया। तो यहाँ पर अब जो H2O ऐड हुआ है, क्योंकि ये हमारा अब डैश, ये वाला हमारा जो ब्रोमीन है ये डैश पे लगा हुआ था, तो OH2 कहां से ऐड होगा, दूसरी साइड से, तो ये हमारा वेज साइड से अटैक करेगा।
इस तरीके से, ठीक है। इसको OH2 लिख दिया, या फिर अलग अलग आप H लिख दो इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से ऐड हो गए। या फिर अगर हम इसकी दूसरी बात माने और अगर हम इसको इस साइड से अटैक कराएं, तो यहां पर ये जो ब्रोमीन है ये वाला एज इट इज रहेगा और इस साइड लग जाएगा हमारा ये ग्रुप। ये हो गई सेकंड पोजीशन, ठीक है। तो ये दो तरीके से हो सकता है, या तो इस साइड से या इस साइड से, और होगा हमारा कौन सा, बैक साइड। यहां से जो भी ग्रुप जिस भी साइड से अटैच है उसके ऑपोजिट अटैक करेगा, ठीक है। इतना हो गया। इसको अगर हम स्टेबलाइज कराना चाहें तो यहां से क्या होगा, H+ बाहर जाएगा और ये इस तरीके से बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो ये हमारा स्टेबल बन जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये बन गया OH, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये बन गया OH, ठीक है। इतना काम हो गया दोनों में। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा देखो, क्योंकि अभी भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स तो हैं, यहाँ पर लोन पेयर्स तो अभी भी हैं, और इसको दिख रहा है कि अगर यहाँ से ब्रोमीन जो है एक अच्छा लिविंग ग्रुप भी है, तो यहाँ से ये फिर से अटैक करेगा और इस ब्रोमीन को लेके जाएगा बाहर, ठीक है। फिर से क्या करेगा, ये इस वाली पोजीशन पे भी रिएक्ट करेगा और इस ब्रोमीन को भेजेगा बाहर। तो यहां से आपका जो आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा। ये ग्रुप तो जो लगे हुए हैं ही, ये वाला आप देखो ऑक्सीजन क्योंकि सिन एडिशन करेगा ना, ये क्योंकि ऊपर की साइड है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड में जो इसके ब्रोमीन का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये इसका किस साइड होगा, वेज साइड में होगा। ये डैश साइड पे अगर अटैच है तो इसका एंटी बॉन्डिंग इसके ऑपोजिट होगा, यानी कि इस तरीके से होगा ना। जैसे ये हमारा ब्रोमीन अटैच है नीचे की साइड, तो इसका जो एंटी बॉन्डिंग है, जो एंटी ऑर्बिटल है, वो किस साइड होगा, दूसरी साइड, और उसी साइड ऑक्सीजन भी अटैच है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालना इजी है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स डालना इजी है। अगर ये ऑपोजिट होता तो नहीं होता। तो यहाँ पर इसको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के लोन पेयर्स हैं और Br के पास ही ऑर्बिटल है, तो ये इसके ऑर्बिटल में इस तरीके से लोन पेयर्स डाल देगा। तो यहां से जो ये रिएक्शन होगी, ये इस तरीके से इपॉक्सीडेशन हो जाएगी। फिर से ब्रोमीन गया बाहर और ये अटैच हो गए यहाँ पर, और यहाँ पर अगर ये प्लस आएगा तो ये H यहाँ फिर से रिमूव हो जाएगा, फिर से H+ बाहर जाएगा, तो ये हमारा इपॉक्साइड ही बनेगा इस तरीके से। अगर हम इसकी बात करें और इस वाली पोजीशन में भी, यहाँ पर तो ग्रुप जो है ही, इसमें भी क्या करेगा, ऑक्सीजन सेम वही काम करेगा जो इसमें किया है, तो इससे भी क्या बने हैं, इपॉक्साइड, और ब्रोमीन गया बाहर। तो चाहे ये इस तरीके से ले लो चाहे इस तरीके से ले लो, ये सेम ही प्रोडक्ट देगा, ठीक है, सेम ही इपॉक्साइड बनाएगा। तो आपको इतनी चीज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता चल गया NBS का क्या काम है, ये N-ब्रोमोसक्सिनामाइड, इसमें पहले ब्रोमीन ऐड होती है, और ब्रोमीन किस तरीके से ऐड होगी, जैसे हमारा ये ग्रुप लगे हुए हैं उसके ऑपोजिट तरीके से, और फिर लास्ट में इपॉक्साइड बनेगा हमारा सेम साइड। तो यानी इसका जो ऑप्शन में अगर आप देखोगे, डायरेक्टली देख के कैसे आंसर निकालोगे, मेटा CpAb में तो ऑपोजिट साइड से इपॉक्सीडेशन हुआ, और इसमें NBS है क्योंकि बाद में ब्रोमीन और फिर उसकी रिएक्शन से इस तरीके से ऑपोजिट हो जाएगा, जो पोजीशन है वो ऑपोजिट हो जाती है। तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो इस तरीके से आएगा, ठीक है। वेज से इपॉक्सीडेशन, दोनों तरीके से इपॉक्सीडेशन ही हुआ है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ है स्टीरियो का, ठीक है। तो अगर आपको ये चीज पता होगी तो डायरेक्ट आंसर निकाल के आओगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन था हमारा लास्ट ईयर का। देखो यहाँ पे ना हमने ये जो काम किया है कि इसके लोन पेयर्स को इस तरीके से डाला, ये काम तो हो गया, ये इस तरीके से आंसर आ चुका है। लेकिन आपके जो ऑप्शन में यहाँ पर NaOH दिया हुआ है, इसका क्या काम है फिर, इस NaOH को हमने यूज नहीं किया, इसको यूज किए बिना ही हमने इन लोन पेयर्स को इस तरीके से कर दिया। तो ऐसे रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल ऐसे रिएक्शन होगी, लेकिन क्योंकि साथ में NaOH दिया हुआ है तो फिर इसका क्या काम होगा, ये है एक बेस, तो ये क्या करेगा, यहाँ H2 की रिएक्शन के बाद जो ये चीज आई थी आपकी, ये हमारा H+ यहाँ से रिमूव कर देगा, तो ये O- बनाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये ऑक्सीजन इस तरीके से आ जाएगा। तो फिर सेम वही काम, अब लोन पेयर्स का अटैक नहीं, नेगेटिव चार्ज, ये इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे इसके अंदर,
ठीक है, तो बात वही है, आपको चाहे बेस दिया हो या ना दिया हो, हमारा आंसर तो इस तरीके से ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का हमने कर लिया, 4 मार्क्स में आया हुआ क्वेश्चन था। तो मेटा सीपीवीए तो कंप्लीट होता है हमारा। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, उसमें हम कुछ और रिएजेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे और सारे रिएजेंट्स हम इस तरीके से कवर कर लेंगे। सो आप इन बाकी की वीडियोस को जो अगर आप देखना चाहते हो बाकी रिएजेंट्स, तो उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से चेक कर लेना और इन सबको एक बार और रिवाइज करते रहना। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।